सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम कोविड-19 की करंट सिचुएशन की बात करें, एक हद तक ये कहना गलत नहीं होगा कि एक टाइप ऑफ पैनिक जो है, वो जनता में है, एक टाइप की घबराहट है और इस घबराहट के कारण लोगों ने कई इंजेक्शन अपने घर पे रखने शुरू कर दिए हैं। रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की होर्डिंग शुरू हो गई है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की होर्डिंग शुरू हो गई है, जिससे शॉर्टेज भी हो रही है और एक टाइप का अननेसेसरी पैनिक किया जा रहा है। सब 90% जो लोग हैं, इनमें ये एक आम बुखार, जुकाम, नज़ला, गले में खराश, बॉडी एक्स टाइप की इन्फेक्शन ही होती है। इसमें ना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ना रेमडेसिविर की ज़रूरत पड़ती है, ना ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। बुखार की आप गोली लें, जुकाम नज़ले की दवाई लें, अपने घरेलू नुस्खे करें, भाप लें, योगा करें, इसी से आप ठीक हो जाएंगे और आपको ना ऑक्सीजन घर में रखने की ज़रूरत है, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन रखने की ज़रूरत है और आप आराम से हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। हाँ, 10 से 15% ऐसे लोग हैं जिनमें सीवियर इन्फेक्शन हो सकती है और उन लोगों में ऑक्सीजन और दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें स्टेरॉइड्स भी हैं, रेमडेसिविर भी है, कभी-कभी हम प्लाज्मा भी देते हैं और 5% से कम ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको ज़्यादा तेज़ दवाई देने की ज़रूरत पड़ती है या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये हम पूरे आंकड़े अगर हम देखें तो इससे ये बात साबित होती है कि हमें कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, पैनिक की ज़रूरत नहीं है और अगर हम सब के सब अगर ये देखें कि हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई और हम एकदम एडमिट हो जाएं या एकदम ऑक्सीजन शुरू कर दें, तो ये बहुत गलत धारणा है और इससे अननेसेसरी ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम ये समझें कि ये माइल्ड बीमारी है, सिर्फ 10 से 15% में सीवियर हो सकती है। दूसरी चीज़ ये समझना चाहिए कि जो हम बात करते हैं इंजेक्शन की, रेमडेसिविर की, वो इंजेक्शन जो है, अगर हम WHO की ट्रायल की बात करें, सॉलिडारिटी ट्रायल ने, वो एक नेगेटिव स्टडी थी। उस ट्रायल ने ये शो किया कि रेमडेसिविर से ना आपकी जान बचती है, ना आपकी हॉस्पिटल स्टे कम होती है। यूएस की एक स्टडी ने ये शो किया था कि अगर रेमडेसिविर हम मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट में, मॉडरेट टू सीवियर, माइल्ड में किसी ने नहीं दिया है, मॉडरेट टू सीवियर में दें तो हॉस्पिटल स्टे कुछ हद तक कम हो जाता है। इसलिए जो स्टेबल पेशेंट्स हैं, जो घर पे हैं, जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है, 94 से अबव है, इन लोगों को रेमडेसिविर की कोई ज़रूरत नहीं है और रेमडेसिविर अगर आप लेंगे तो उससे नुकसान ज़्यादा हो सकता है, फ़ायदा कम होगा। इसलिए एक बात ये भी मैं कहना चाहूँगा कि रेमडेसिविर कोई मैजिक बुलेट नहीं है, सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए दी जाती है जो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, जिनको मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ है और जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 93 से कम हो रही हो, जिनके लंग्स में शैडोज आ रहे हों, जो हम एक्सरे या CT स्कैन से देखते हैं, या ब्लड की रिपोर्ट में ऐसे पैरामीटर्स आ रहे हों जो ये सजेस्ट करें कि वो मॉडरेट या सीवियर डिजीज़ की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरी सैचुरेशन कल 98 थी और आज 97 हो गई तो आस्ता आस्ता मेरी सैचुरेशन गिरने लग रही है और मैं ऑक्सीजन लगाना शुरू कर देता हूँ। हमें ये समझना चाहिए कि ऑक्सीजन जो हम देखते हैं ब्लड में, चाहे आपकी सैचुरेशन 94 हो, चाहे 98 हो, चाहे 99 हो, ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो लगभग उतनी ही रहती है, क्योंकि जो हम फिजियोलॉजी में बात करते हैं कि एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, वो आपकी सैचुरेशन जब 90 से ऊपर होती है तो कर्व एकदम फ्लैट होता है। इसका मतलब आप अपनी सैचुरेशन और बढ़ाने से आपके खून में ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं बढ़ती। इसलिए अगर आपकी सैचुरेशन 95, 94, 97 है, ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि सांस की तकलीफ है, चेस्ट में कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, पेट के बल लेट सकते हैं, उससे भी आपकी सैचुरेशन बढ़ जाएगी। लेकिन या पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है और एकदम ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको कम करेंगे और जब आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है और ऑक्सीजन आप लगाएंगे तो किसी व्यक्ति जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसको आप ऑक्सीजन डिनाई कर रहे हो और उसके लिए वो लाइफ सेविंग हो सकता है। तो इसलिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऑक्सीजन का मिसयूज़ ना करें, रेमडेसिविर का मिसयूज़ ना करें, पैनिक ना करें। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो घर पे अपने आप को आइसोलेट करके ठीक हो सकते हैं, हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम होम आइसोलेशन ठीक से करेंगे, अपने डॉक्टर से संपर्क करके अपने आप को मॉनिटर करेंगे, वार्निंग साइंस की तरफ ध्यान देंगे, तो हॉस्पिटल्स की भीड़ भी कम होगी। जिन लोगों को बेड की ज़रूरत है उनको बेड मिलेगा और उनकी पूरी तरह से इलाज हो पाएगा। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि पैनिक ना करें, ड्रग्स की तरफ ना जाएं, डॉक्टर्स पे विश्वास करें और स्टीरॉइड, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की माइल्ड केसेस में कोई ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए उसको अवॉइड करें। 90% से ऊपर ही लोग जो हैं वो घर पे ही ठीक हो जाएंगे, जिनकी दवाइयाँ उचित टाइम पे उचित दवाई दी जाएगी। ऑक्सीजन का तो आप डॉक्टर साहब ने बताया ऑलरेडी
पर ये बात सोचने की है कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। जैसे योगा का जो अनुलोम विलोम एक्सरसाइज है वो बहुत ही इफेक्टिव होती है हमारे लंग्स को एक्सपैंड करने में, और क्योंकि आप जब लंबा सांस लेके रोकते हो तो ऑक्सीजन की एक्सचेंज भी ज्यादा होती है ब्लड के साथ। तो आप देखेंगे कि अपनी लंग्स की हेल्थ को ठीक रखना है, और अगर जो टेंडेंसी कोई हो तो वो जो प्रोन पोजीशन में बताया वो होना जरूरी है। अगर जो इससे आपके घर में आइसोलेशन की फैसिलिटीज ठीक नहीं है तो हम सब हॉस्पिटल में एक क्वारंटीन फैसिलिटी अपने हॉस्पिटल के पास ही ले ली है, जैसे हमने रेड बॉक्स किया। हम पेशेंट्स को जिनको कुछ एंजाइटी है या जिनके पास घर में सुविधाएं नहीं है, हम रेड बॉक्स में उनको भेज देते हैं। वहाँ पे हमारे डॉक्टर और नर्सेज उन पे मॉनिटर रखते हैं। अगर जो वहाँ से किसी को तकलीफ होती है कि बात बढ़ गई, जो 5% की बात कर रहे हैं हम, उनको फिर हॉस्पिटल में लिया जाता है। तो ये रूट भी बहुत सिक्योर लगता है लोगों को। तो इसीलिए घर सबसे ज्यादा अगर जो मॉनिटरिंग हो रही है, डॉक्टर आपको सेटिस्फैक्टरी अगर जो आपको मॉनिटर कर रहा है तो वो सबसे अच्छा है। उसके बाद मैंने बताया इंटरमीडिएट एंड हॉस्पिटल तभी जाना है जब इंट्रावीनस ड्रग्स की जरूरत हो या नॉर्मल ऑक्सीजन जो 2-4 लीटर दे रहे हैं हम, उसके बावजूद भी ऑक्सीजनेशन बहुत गिर रही है। अब जो ऑक्सीजन के ऊपर कंफ्यूजन हो रही है, जो आप पढ़ते हैं कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी है, वो इसलिए हुई है कि हिंदुस्तान में जो पहले हमारे हेल्थ केयर की कंजम्पशन थी ऑफ ऑक्सीजन, कोई अबाउट 15 से 2000 टन की थी ऑक्सीजन पर डे। अब हमारी जो वो रिक्वायरमेंट है वो 7-8 हजार तक पहुंच गई है। तो इसीलिए जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी जो नॉर्मल हमको सप्लाई करती थी, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। वो पूरा कोशिश कर रहे हैं, पर फॉर्चुनेटली जो हमारे स्टील प्लांट्स हैं और मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ऑक्सीजन यूज करते हैं, उनके पास बहुत कैपेसिटी, पर उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्टील प्लांट से हॉस्पिटल्स के लिए वो क्रायो टैंक्स की जरूरत होती है, जिसकी जो तादाद है वो इतनी नहीं थी। पर गवर्नमेंट ने अब ये इंपोर्ट कर लिए हैं, शुरू हो गया आने, और उम्मीद है कि आने वाले 5-7 दिन में जो ये तकलीफ हो रही है हॉस्पिटल्स में, लास्ट घंटे 2 घंटे की ऑक्सीजन बचती है तो ऑक्सीजन डिलीवर होती है, वो जो सिचुएशन है मेरे को लगता है अंडर कंट्रोल आ जाएगी। पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये जो इन्फेक्शन हुआ है, ये जो इस साल जो इन्फेक्शन फैल रहा है, उसके मेरी राय में तो मुख्यतः 2 कारण हैं। एक तो हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भूल गए। हमने ये कहा जाता है कि हम ह्यूमन बीइंग की जो मेमोरी होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, और ये साबित कर दिया हमने कि हम बहुत जल्दी भूल गए कि हम तो अमर हैं, अजर हैं, और हम इकट्ठा भी रह सकते हैं, बिना मास्क के भी रह सकते हैं, घुल मिल सकते हैं, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन कोविड हिट अस बैक। तो इसलिए हमें ये बात को ध्यान रखना चाहिए कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल उपयुक्त है, और वह हमें फेल करेगा अगर हम उसको फेल करेंगे। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पास करिए, और तो आपको वो पास करेगा, फेल नहीं करेगा। पहली बात तो ये, सरकार ने वैक्सीन की कैपेबिलिटी को कितना ऊपर लेके गए कि हम वैक्सीन से सारी दुनिया को वैक्सीन दे रहे हैं। तो वैक्सीन को अपनाइए। वैक्सीन के बारे में गलत धारणाएं बनी थी कि वैक्सीन से इन्फेक्शन हो सकता है, वैक्सीन का साइड इफेक्ट हमें मालूम नहीं है, वैक्सीन के बारे में कहीं ऐसा ना हो बाद में कुछ कैंसर्स होने लगे, और ये वो कई तरह की तमाम बातें की गई वैक्सीन को लेकर भी। तो वैक्सीन को अपनाया नहीं, वैक्सीन को जरा खुली बाहों से और खुले मन से अपनाइए। इसके बारे में पॉजिटिव रहिए। इसमें सरकार आपके स्वास्थ्य की ध्यान रखती है। हमने जो ऐप बनाया है, या जो हमने वो बनाया है, आपका सॉफ्टवेयर बनाया है, उसमें सभी तरह की आपकी जितनी भी समस्याएं होती हैं वैक्सीन को लेकर के, वो सारी रिकॉर्ड की जाती हैं। और उसमें ये पाया गया है कि कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है, बल्कि एक तरह से नेग्लिजिबल है। तो वो एक सेफ वैक्सीन आपको दी जा रही है, तो उसको अपनाना चाहिए जनता को आगे लेकर। ये वैक्सीन आपको हमारी जो इन्फेक्शन की चेन को कट करेगी।
अब वैक्सीनेशन 1 मई से सभी को 18 साल से ऊपर शुरू हो गई है। वैक्सीन आप लगवाएं, बेझिझक लगवाएं, किसी को कुछ नहीं होगा। अपने शरीर में सिर्फ पानी की मात्रा पूरी रखें। आपका इलाज इस टाइम देश में परफेक्ट है। आपकी गाइडलाइंस ट्रीटमेंट की नंबर 1 पे हैं। वैक्सीन में 1% की भी झिझक नहीं होनी चाहिए। 1% का मतलब 1%, ज़्यादा से ज़्यादा बुखार हो जाएगा। आप पानी की मात्रा पूरी करिए और खाइए और आप परफेक्ट रहेंगे। वैक्सीन में हमें बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। वैक्सीन 100% लेनी है, सबको लेनी है, जो भी अलाउड है, और इमीडिएटली जाके लीजिए, क्योंकि 1 मई से और रश हो जाएगा। जिन्होंने अब तक नहीं ली वो अपनी वैक्सीन पूरी करिए, सेकंड डोज लगवाइए और ब्रेक द चेन पे काम करिए। मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है, ब्रेक द चेन। हमें अपने घर पे रहिए, इसको बार बार हैमर एंड डांस, पहले आप उसको हमें हैमर करके रोकना पड़ेगा। जब रुक जाएगा हम धीरे धीरे खोलेंगे, फिर अगर बढ़ गया फिर हम उसको बंद करेंगे। तो इसको हमें धीरे धीरे खोलना है, धीरे धीरे बंद करना है, धीरे धीरे खोलना है, ताकि हमारा 5% से नंबर कम रहे। अगर हम 5% से नंबर ऊपर आ जाता है तो हमने भी देखा इस वेव में 1% था, 1% दिल्ली में था 1 अप्रैल को, और 20 अप्रैल को 30% हो गया। कितनी तेजी से भागता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इस टाइम जनता की जिम्मेवारी है कि मैं इंश्योर करूं कि सामने दूसरे वाले ने मास्क पहना हुआ है, नहीं पहना हुआ, तो मैं उसको फोर्स करूं कि भाई मास्क पहनो। अपने घर में जो आपके लोग हैं, आपके घर में आपके बहुत सारे, आपके ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं, हमें सभी का ख्याल रखना है। कितने वर्कर्स हैं, हमें सबका ख्याल रखना है। मतलब तो हमें, मतलब अगर रिस्ट्रिक्शन भी लगाएंगे हमें सबका ख्याल रखना है, और जितना हम ख्याल रखेंगे तो रिस्ट्रिक्शंस लगाने की जरूरत कम पड़ेगी।